नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। वीकली करंट अफेयर सीरीज में जनवरी के 3rd वीक की करंट अफेयर और उसमें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हैं उसका वर्णन आज के इस वीडियो में किया गया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इसके जो भी जितनी भी सीरीज हैं और उसके जो भी अपडेटेड वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएँ। इसके अलावा आप हमारे सभी वीडियो हमारे फेसबुक ग्रुप लर्न ईजी को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। लर्न ईजी पे इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं वो वहाँ प्रोवाइड कराए गए हैं। तो आइए बात करते हैं वीकली करंट अफेयर में तीसरे सप्ताह की जो भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना है उसकी। तो सबसे पहले बात करेंगे एडमा बैरो। जो एडमा बैरो हैं वो गाम्बिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो गाम्बिया के नए राष्ट्रपति कौन हैं? गाम्बिया के नए राष्ट्रपति एडमा बैरो हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है इसकी शुरुआत जयपुर के डिग्गी पैलेस में हुई और इस फेस्टिवल की शुरुआत गुलजार की कविता से हुई। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस फेस्टिवल का जो विषय है, जो थीम है और इसका जो टॉपिक है वो है द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70। द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 ये इस फेस्टिवल का प्रमुख विषय है। तो इस फेस्टिवल में इम्पॉर्टेंट ये है, जो एग्ज़ाम पर्पज से रिलेटेड है वो है इसका विषय। तो इसका विषय है द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये विषय है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय समझौते को फिर से नवीनीकृत किया है, जिसमें भारत और सिंगापुर की वायुसेना संयुक्त अभ्यास करेंगी। ये जो लाइन है इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है जिसमें वायुसेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी? तो भारत ने सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है जिसमें भारत और सिंगापुर की वायुसेना अभ्यास करेंगी। नेक्स्ट है हरियाणा हैमर्स को हराकर पंजाब रॉयल्स ने प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता। तो प्रो रेसलिंग का खिताब किसने जीता? प्रो रेसलिंग लीग का खिताब पंजाब रॉयल्स ने जीता। और पंजाब रॉयल्स ने किसको हराया? पंजाब रॉयल्स ने हरियाणा हैमर्स को हराकर प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता। तो इसके ऊपर वाले की बात करें फिर से, तो भारत ने सिंगापुर के साथ एक समझौता किया है, द्विपक्षीय समझौता है जिसमें दोनों देशों की वायुसेनाएं संयुक्त अभ्यास करेंगी। इसके अलावा हरियाणा हैमर्स को हराकर पंजाब रॉयल्स ने प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीता। नेक्स्ट है, आगे बात करेंगे भारत में मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम जो कि लंदन में स्थित है। मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम जो कि लंदन में स्थित है, जहां पर प्रतिष्ठित लोगों की मोम की जो पुतले हैं वो लगाए जाते हैं। जो भी विश्व के जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका वहां पर मोम का पुतला लगाया जाता है। तो इस म्यूजियम की भारत में पहली ब्रांच नई दिल्ली में स्थापित की गई है। तो मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम की भारत में पहली ब्रांच कहाँ स्थापित की गई है? तो इसकी पहली ब्रांच भारत में नई दिल्ली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। जो ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसमें भारत को 92वां स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में भारत का 92वां स्थान है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न डांस महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न डांस महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो ये हैदराबाद में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविज़न डांस महोत्सव हैदराबाद में मनाया गया। नेक्स्ट है 25 बच्चे जिनमें 12 लड़कियां शामिल हैं। इन 25 बच्चों में 12 लड़कियां शामिल हैं। इन 25 बच्चों को राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार जो है वो 25 बच्चों को दिया गया, जिसमें 12 लड़कियां शामिल हैं। नेक्स्ट है राजीव सिंह। राजीव सिंह को प्रसार भारती का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो प्रसार भारती के नए अंतरिम सीईओ कौन होंगे? तो प्रसार भारती के नए अंतरिम सीईओ राजीव सिंह होंगे। राजीव सिंह प्रसार भारती के अंतरिम सीईओ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है
मुंबई को हराकर गुजरात पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। गुजरात ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और उसने मुंबई को हराया। मुंबई जो कि 41 बार रणजी ट्रॉफी की विजेता रही है, मुंबई को हराकर गुजरात पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। नेक्स्ट है भारत दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान। दक्षिण कोरिया के सियोल में अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान है, उसमें भारत ने पूर्ण सदस्यता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो अब जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान का पूर्णकालिक सदस्य बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थित कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है केरल का कोझिकोड कॉरपोरेशन। जो केरल का कोझिकोड कॉरपोरेशन है वह केरल राज्य का पहला बुजुर्गों के अनुकूल कॉरपोरेशन बन गया है। जो ये कोझिकोड कॉरपोरेशन है ये राज्य का पहला बुजुर्गों के अनुकूल कॉरपोरेशन बना है। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बुजुर्गों के अनुकूल हैं। इस वजह से जो कोझिकोड कॉरपोरेशन है वो बुजुर्गों के लिए अनुकूल, उनके जो फेवर में है, मीन्स जो जहाँ पर बुजुर्गों को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो ऐसा कौन सा कॉरपोरेशन है? कोझिकोड कॉरपोरेशन है। नेक्स्ट है आईआईटी संस्थानों में लड़कियों की कम संख्या को देखते हुए उनके लिए 20% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। तो जो आईआईटी संस्थान हैं उनमें लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो आईआईटी संस्थानों में लड़कियों के लिए 20% सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है पश्चिम एशिया शांति शिखर सम्मेलन। जो पश्चिम एशिया शांति शिखर सम्मेलन है वह पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया। पेरिस में इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 19 जनवरी 2017 को किया गया। ये जो सम्मेलन था ये 19 जनवरी 2017 को पेरिस में आयोजित हुआ। कौन सा सम्मेलन? पश्चिम एशिया शांति शिखर सम्मेलन। जो पश्चिम एशिया शांति शिखर सम्मेलन है वह 19 जनवरी 2017 को पेरिस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है तुर्की की संसद ने वहाँ के राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बिल पास किया है। तो जो तुर्की की संसद है उसने वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी के लिए, वहाँ के जो राष्ट्रपति को जो भी अधिकार दिए हैं उनमें और बढ़ोतरी करने के लिए संसद में एक बिल पास किया है। तो राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाने के लिए किस देश में एक बिल पास किया गया है? तो वो तुर्की में पास किया गया। वहाँ की संसद ने ऐसा बिल पास किया है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड। जो बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है इसे फिल्म फेयर अवार्ड के नाम से जानते हैं। तो इस अवार्ड का जो आयोजन है वो 14 जनवरी 2017 को किया गया। और ये जो अवार्ड है, जो इस बार का अवार्ड है, जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो 62वें नंबर का है। ये जो अवार्ड है जो इस बार आयोजित किया गया, फिल्म फेयर अवार्ड मुंबई में आयोजित किया गया 14 जनवरी को, वो 62वें नंबर का अवार्ड था। इस अवार्ड में अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए गए। तो इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उनको यहाँ पर बताया गया है, जिसमें से जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है, फिल्म फेयर पुरस्कारों में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वह दंगल फिल्म को मिला है। तो दंगल फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो नितेश तिवारी को, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नितेश तिवारी को दंगल फिल्म के लिए ही दिया गया है। तो फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म कौन सी? दंगल। और फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर नितेश तिवारी, और इनको भी दंगल फिल्म के लिए ही दिया गया है। जो नितेश तिवारी हैं वो दंगल फिल्म के डायरेक्टर हैं और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर। जो लीड रोल में बेस्ट एक्टर का जो मेल कैटेगरी का खिताब है वो आमिर खान को दंगल फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल का जो अवार्ड है वो आमिर खान को दिया गया है। नेक्स्ट बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, इसी कैटेगरी में जो फीमेल का अवार्ड है वो आलिया भट्ट उड़ता पंजाब के लिए दिया गया है।
बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल का जो अवार्ड है वो आलिया भट्ट को दिया गया है और उनको ये अवार्ड उड़ता पंजाब फिल्म के लिए दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट प्लेबैक सिंगर। फिल्मफेयर का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मेल के लिए अरिजीत सिंह को चुना गया था। अरिजीत सिंह को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। उसके बाद बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी का जो अवार्ड है वो नेहा भसीन को दिया गया है। नेक्स्ट है बेस्ट शॉर्ट फिल्म। जो फिक्शन कैटेगरी की जो शॉर्ट फिल्म है वो सबसे बेस्ट फिल्म है चटनी। जो चटनी फिल्म है इस सबसे बेस्ट फिल्म इन शॉर्ट फिक्शन के लिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो चटनी फिल्म को दिया गया है। उसके बाद है भारत ने श्रीलंका के साथ 300 करोड़ रुपए की वर्षा जल संचयन प्रणाली निर्माण योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने श्रीलंका के साथ एक परियोजना है वर्षा जल संचयन प्रणाली, इसके निर्माण के लिए श्रीलंका के साथ 300 करोड़ रुपए का समझौता किया है और यह परियोजना श्रीलंका में ही बनाई जाएगी। श्रीलंका में इसका निर्माण किया जाएगा। वर्षा जल संचयन प्रणाली की ये योजना है और इसमें 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा जिसमें भारत श्रीलंका की मदद करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव। जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है उसका नाम आदित्य है। इसकी शुरुआत केरल राज्य में हुई। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहाँ पर चलाई गई? केरल में चलाई गई और इसका नाम आदित्य है। आदित्य नाम की ये नाव केरल में चलाई गई। उसके बाद नेक्स्ट है 69वां सेना दिवस। 69 नंबर का जो सेना दिवस है वह 15 जनवरी को मनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो जो इस बार मनाया गया है वो 69वें नंबर का है। 69 नंबर का सेना दिवस इस बार मनाया गया। अब यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि सबसे पहली बार कब मनाया गया। तो सबसे पहली बार सेना दिवस 15 जनवरी 1948 को मनाया गया। जब कब मनाया गया? जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी। 1948 में जब के.एम. करियप्पा ने सेना की कमान संभाली थी उस समय से इस जो आयोजन है सेना दिवस इसका शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के इंदौर में अपने तरह की पहली डाक सेवा। ये जो डाक सेवा शुरू की गई है ये अपने कैटेगरी में पहली डाक सेवा है। इसका नाम है डिजिटल डाकिया। तो डिजिटल डाकिया का जो शुभारंभ है वह इंदौर में किया गया और ये जो योजना है ये अपने आप में पहली डाक सेवा है। अब इस योजना का जो मोटो है वो क्या है? तो इस योजना को इसलिए किया गया है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो डिजिटल डाकिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? इंदौर में। नेक्स्ट है भारत ने नागालैंड की स्वास्थ्य परियोजना के लिए विश्व बैंक से $48 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने नागालैंड जो राज्य है वहाँ की स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से $48 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन जो $48 मिलियन हैं इस रुपयों के द्वारा नागालैंड की स्वास्थ्य परियोजनाओं को अंजाम दिया जाएगा और इसके लिए विश्व बैंक ने $48 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट है द अनटोल्ड वाजपेयी। ये एक बुक है द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स। इस बुक का जो लेखक हैं वह हैं उल्लेख एनपी। उल्लेख एनपी ने द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स नामक पुस्तक लिखी है और ये पॉलिटिशियन पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि एग्ज़ाम्स में बुकों को पूछा जाता है, बुक और उनके लेखक। तो द अनटोल्ड वाजपेयी के लेखक उल्लेख एनपी हैं। नेक्स्ट है ब्लैक होल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक सीवी विश्वेश्वरैया का निधन हो गया। जो सीवी विश्वेश्वरैया थे जो कि ब्लैक होल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान किए थे, इनका निधन हो गया है।
इस क्वेश्चन को एग्जाम के पर्पज से देखें तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, सीवी विश्वेश्वरैया जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो वहाँ पर इसका आंसर होगा ब्लैक होल के अनुसंधान में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस वजह से जो इनका क्षेत्र था वह ब्लैक होल अनुसंधान था। नेक्स्ट है, विश्व पासपोर्ट रैंकिंग में जो भारत का पासपोर्ट है वो 78वें स्थान पर रखा गया है। जो विश्व पासपोर्ट रैंकिंग है उसमें भारतीय पासपोर्ट को 78वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री यूजीने सर्नन, जो अंतरिक्ष यात्री यूजीने सर्नन है, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये क्यों प्रसिद्ध थे? ये चंद्रमा पर अंतिम बार इन्होंने कदम रखा था। जो सबसे लास्ट में चंद्रमा पर कदम रखा है वो है यूजीने सर्नन। इन्होंने ही लास्ट बार अंतरिक्ष चंद्रमा पर कदम रखा था। इसके बाद से कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर अभी तक नहीं गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने, जो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक वेब पोर्टल, इस वेब पोर्टल का नाम शगुन है, इसका शुभारंभ किया है। तो वेब पोर्टल शगुन का शुभारंभ किसने किया? वेब पोर्टल शगुन का शुभारंभ प्रकाश जावड़ेकर ने किया। नेक्स्ट है, फ्रॉम कुलबर्गी टू अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक गुलजार हैं। फ्रॉम कुलबर्गी टू अयोध्या, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है। इसके जो लेखक हैं वो गुलजार हैं। कुलबर्गी टू अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक गुलजार हैं। नेक्स्ट है, आलोक कुमार वर्मा, आलोक कुमार वर्मा को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो सीबीआई के नए निदेशक कौन होंगे? सीबीआई के नए निदेशक आलोक कुमार वर्मा होंगे। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे डायनेमिक शहर, जो दुनिया के सबसे डायनेमिक शहर हैं, जो जिनमें निवेश को आकर्षित करने की क्षमता है, जो दुनिया के सबसे डायनेमिक शहर हैं, उसमें भारत के 6 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों में जो दुनिया के सबसे डायनेमिक शहर हैं उसमें बेंगलुरु पहले स्थान पर रखा गया है और इसमें भारत के 6 शहरों को शामिल किया गया है। साथियों, ये वीकली करंट अफेयर सीरीज में 3rd वीक की जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको यहाँ पर बताया गया और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।